नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जीतू भाई में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न पत्र जिसका एग्ज़ाम 23/12/2018 को हुआ था और हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के प्रश्न को हम देखेंगे व्याख्या सहित। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मित्र का पत्र। जैसा कि दिया है, व्याख्या है वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इस पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका व्याख्या है एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण सुलेख आदि की विशेषता होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिकायती पत्र होता है। व्याख्या इसका है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओ। व्याख्या है स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है, वहीं आ, ई, उ दीर्घ स्वर है और ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्ययन। व्याख्या में अध्ययन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी है, उत्तरदायी। उत्तरदायी देख लीजिए आप लोग, ऐसे लिखा जाता है। सातवां प्रश्न है, संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अनुस्वार संधि ये संधि का प्रकार नहीं है। व्याख्या है 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। देखते हैं 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी विद्यालय। विद्यालय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या धन आलय होता है। व्यंजन संधि का नहीं है बल्कि स्वर संधि का उपभेद दीर्घ संधि का उदाहरण है। यदि अ, आ, ई, उ एवं री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाता है। जैसे जगदम्बा, जगत धन अम्बा, संतोष, सम धन तोष, अहंकार, अहम धन कार, ये व्यंजन संधि है। 9वां प्रश्न है,
देशभक्ति में कौन सा समास है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति होता है। इसमें तत्पुरुष समास का एक उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्विगु समास। व्याख्या में पंचवटी का समास विग्रह है 5 वटों का समाहार। इसमें द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद संख्याबोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। 11वां क्वेश्चन है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधि उपसर्ग। व्याख्या देख लेते हैं। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग का अर्थ श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य होता है। इस उपसर्ग में से निर्मित अन्य शब्द अधिकरण, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति आदि है। 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुज। व्याख्या देखते हैं। अनुज शब्द में अ उपसर्ग नहीं बल्कि अनु उपसर्ग लगा है। अ निषेध के अर्थ में उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अथक, अभेद, अचूक, अपढ़, अजान, अलग आदि में अ उपसर्ग लगा है। जबकि अनु उपसर्ग में उपसर्ग से बने शब्द अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुपात, अनुकूल आदि है। 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो सही उत्तर है नौकरानी, ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं बल्कि आनी प्रत्यय लगा है। और सब में है शेरनी, मोरनी, कूटनी में नी प्रत्यय लगा है। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कूची। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कूची तत्सम शब्द नहीं है। कपाट एवं कुंभकार तत्सम शब्द है जिसके तत्भव शब्द क्रमशः किवाड़ और कुम्हार होता है। 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? तो ऑप्शन डी, पत्ता। ये तत्भव शब्द है। पत्ता तत्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द पत्र है। पक्ष तथा पक्षी तत्सम शब्द है जिनके तत्भव क्रमशः पंख और पक्षी है। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शोभन। व्याख्या देख लेते हैं। शोभन शब्द तत्सम है जिसका तत्भव सोहन है। 16, सोता और सोना तत्भव शब्द है जिनके तत्सम षोडश, स्रोत, स्वर्ण है। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यौगिक। व्याख्या देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी। रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के भेद हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 18वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सही उत्तर है दौड़, ऑप्शन डी, दौड़। व्याख्या है जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो
उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि। 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी है राइट उत्तर, दूध। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल आदि। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, निजवाचक। व्याख्या है, प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, किंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है, किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। 21वां प्रश्न देखते हैं, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिमाणवाचक। 22वां प्रश्न देखते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, धातु। इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। 23वां प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वहाँ। व्याख्या देख लें, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में वहाँ शब्द अव्यय है। यह क्रिया विशेषण अव्यय है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। 24वां प्रश्न है, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भर। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द भर है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अवधारण अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनाड़ी। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ के पर्यायवाची शब्द जो है दिया गया है बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन, दीन, ये सब अनाथ के पर्यायवाची हैं। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलक्षण। व्याख्या देख लेते हैं। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। इसके अन्य पर्यायवाची है अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि। विपरीत के पर्यायवाची हैं विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ। 27वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विष। अमृत का विलोम विष है। जबकि अमर का विलोम मर्त्य होता है। 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? सही उत्तर है निंदा का विलोम स्तुति। ऑप्शन ए सही है। निंदा का विलोम स्तुति होता है, जबकि निंद का विलोम वंद या स्तुत्य होता है। 29वां प्रश्न है, खाली स्थान है को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियति।
तो नियति यहाँ भर देने के बाद नियति को कोई नहीं टाल सकता, ये वाक्य संपूर्ण हो जाता है। 30वां प्रश्न देखते हैं। अपने खाली स्थान है के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। यही व्याख्या में भी दिया गया है, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। 31वां प्रश्न देखते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। तो इसका सही उत्तर है जो नियमानुकूल न हो, ऑप्शन बी। व्याख्या में अनियमित के लिए उचित वाक्यांश जो नियमानुकूल न हो उसे हम क्या कहेंगे, अनियमित कहेंगे। 32वां प्रश्न देखते हैं। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आक्रांत। व्याख्या है जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रांत है। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला के लिए एक शब्द आत्मघाती होता है। 33वां प्रश्न देख लेते हैं। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। वहीं व्याख्या में भी दिया है, गुड़ गोबर कर देना का उचित अर्थ बना बनाया काम बिगाड़ देना। 34वां प्रश्न देखते हैं। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा हार मान लेना, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में भी हथियार डाल देना का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। 35वां प्रश्न देखते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपर्युक्त अर्थ चुने। तो इसका सही उत्तर है बहुत कंजूसी। व्याख्या में चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति के लिए सही अर्थ बहुत कंजूसी होता है। आइए देखते हैं 36वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य मिश्र वाक्य है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। 37वां प्रश्न देख लेते हैं। वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। 38वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो सही उत्तर है इस समय 4 बजे हैं। शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी। 39वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। तो कर्मवाक्य वाला वाच्य ऑप्शन सी होगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। 40वां प्रश्न देखते हैं। से के द्वारा किस कारक का परिसर्ग है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, करण कारक का। व्याख्या देख लेते हैं। करण कारक का परिसर्ग से के द्वारा है, जबकि अपादान कारक का से अलगाव के अर्थ में होता है, संप्रदान कारक का को के लिए और अधिकरण कारक का में पर। आइए 41वां प्रश्न देखते हैं। वह मुझे अलग लगता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि वहाँ कौन सा कारक है।
यहाँ कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बी है इसका राइट उत्तर, अपादान कारक है। व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित शब्द मुझसे के आधार पर प्रश्नगत वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग से होता है। 42वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, झील। व्याख्या देख लेते हैं। झील एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि देश, नगर, द्वीप ये पुल्लिंग शब्द है। 43वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरसों। व्याख्या देख लेते हैं। सरसों शब्द एक वचन, बहुवचन दोनों में समान रहता है। कथा एवं लता का बहुवचन क्रमशः कथाएं लताएं होगा। कुटी का बहुवचन कुटिया होता है। 44वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है वे घर आए थे, ऑप्शन सी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वे घर आए थे वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, तो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसलिए विकल्प ए शब्द सामान्य भूतकाल और विकल्प बी शब्द अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। 45वां प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक। व्याख्या देखते हैं। ठीक शब्द निपात है, अवधारणा बोधक निपात है। ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, निकट, स्थानवाचक, संबंध बोधक अव्यय है। 46वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? तो सही उत्तर है पूज्यनीय पिताजी आ गए। यहाँ पूज्यनीय नहीं होना चाहिए, पूजनीय होता है। तो जैसा कि पूजनीय अशुद्ध शब्द है जिसका शुद्ध रूप पूजनीय होता है। 47वां प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 343 अनुच्छेद में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 48वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका 2 उत्तर आयोग ने दिया था, ऑप्शन डी कन्नौजी और ऑप्शन सी बुंदेली। व्याख्या में देख लेते हैं यह कहाँ कहाँ बोली जाती है। कन्नौजी और बुंदेली दोनों उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी बोली कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया आदि जिलों में, जबकि बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जिलों में बोली जाती है। 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है। मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशंस। व्याख्या में भी वही दिया है, मामला अभी भी विचाराधीन है। इसका अनुवाद जो अंग्रेजी का अनुवाद है, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशंस। 50वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि
हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए। इसका व्याख्या भी वहीं दिया है, आवेदन अस्वीकृत किया जाए, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।